ओके। सो मेरा नाम है कमलवीर और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का एक कंसेप्ट है, वो भी इसी में हम कवर करेंगे। और ह्यूमन राइट्स रिजीम क्या है इसे भी समझेंगे इसी सेशन में। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके और गिवन लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कमलवीरस रेफरल कोड यूज कर सकते हो। ह्यूमन राइट्स, तो पहले हम ऐसी बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स कहा किसे जाता है। तो हमारे पास काफी तरीके के राइट्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, लीगल राइट है, नेचुरल राइट है, पॉलिटिकल राइट है, सोशल राइट है, सिविल राइट है। बहुत सारे तरीके के राइट्स की हम अक्सर बात करते हैं। तो इन्हीं में से एक है ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ह्यूमन राइट उसे कहा जाता है, देखो ये माना जाता है कि ह्यूमन जब पैदा होता है तो नेचुरली कुछ राइट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। चाहे वो सोसाइटी में रहे, चाहे वो जंगल में रहे, चाहे वो स्टेट में रहे, ये मैटर नहीं करता। बीइंग अ ह्यूमन ही इज एंटाइटल्ड टू सम राइट्स, है ना, कि कुछ राइट्स है जो उसके है, जो वो डिजर्व करता है। जैसे कि राइट टू लाइफ, कि जीने का राइट तो सभी को है ना, कि वो जीवित रह सके। राइट विद लिव विद डिग्निटी, इस तरीके के, है ना, कि कुछ नेचुरली उसके पास होते हैं ह्यूमन होने की वजह से। चाहे वो ब्लैक है, चाहे वो व्हाइट है, रिगार्डलेस ऑफ दिस, व्हाइट है, ब्लैक है, मैन है, वुमन है, एशियन है, अफ्रीकन है, अमेरिकन है, हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, कोई कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग है, तो वो ये जो आप कह सकते हैं कि राइट्स है डिजर्व करता है। इसे ह्यूमन राइट्स कहा जाता है, इसे ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। ये थ्योरी कहां से डिराइव होती है? नेचुरल राइट्स की थ्योरी से। ये कंसेप्ट, ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट नेचुरल राइट्स की थ्योरी से डिराइव होता है कि नेचुरली ह्यूमन के पास कुछ राइट्स है, यही है ह्यूमन राइट्स। ओके, सो अभी ह्यूमन राइट्स तो ये हो गए। ह्यूमन राइट्स को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए कुछ ट्रीटीज हुई है, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन जो काम करते हैं, वो सभी मिलके क्या कहलाते हैं? ह्यूमन राइट्स रिजीम। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन क्या है? 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था, यानी कि बांग्लादेश आज का, वहां पे ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा था, तो हमने जाके इंटरवीन किया कि आप ऐसा नहीं करो। अभी रिसेंटली आपको पता है बलोचिस्तान में इसी तरीके से होता है, तो हम इंटरवीन करते हैं। और पाकिस्तान इंडिया में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है कि हम जम्मू एंड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से एक स्टेट ये मानता है कि मैं दूसरे स्टेट में इंटरफेयर कर सकता हूं अगर दूसरा स्टेट ह्यूमन राइट्स को, अपने लोगों के ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है तो, और वो इसे जस्टिफाई करता है कि मैं इस तरीके से कर सकता हूं। और सभी स्टेट इसको मान्यता देते हैं कि अगर एक किसी स्टेट में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो दूसरा स्टेट उसकी सोवरेनिटी को इग्नोर करता हुआ उस देश में इंटरफेयर कर सकता है, और ऐसे इंटरफेरेंस को क्या कहा जाएगा? ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। तो ये तीन टॉपिक्स हैं, अभी डिटेल में इसे हम अभी समझेंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गई। सो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वली वैल्यूएबल वेदर दे आर ब्लैक, व्हाइट, मैन, वुमन, एशियन। हर एक जो इंसान है, इंसान कह रहा हूं, वो इक्वली वैल्यूएबल है। ठीक है, उसकी वैल्यू इक्वल है। ये नहीं कहना कि वो अमीर है तो उसे ज्यादा राइट्स दे दो, गरीब है तो कोई बात नहीं, इसका कोई राइट नहीं बनता। ठीक है, ओके। वो ब्लैक है तो इसका कोई राइट नहीं है, इसको आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो वो इक्वली वैल्यूएबल है, और इसलिए वो क्या डिजर्व करता है? ह्यूमन राइट्स डिजर्व करता है। ये बात हमें अपने पल्ले बांधनी होगी। दीज राइट्स आर बेस्ड ऑन नेचुरल राइट्स थ्योरी।
ये जो राइट्स है किस पर बेस्ड है? नेचुरल राइट्स की थ्योरी के ऊपर। क्यों? नेचुरल राइट की थ्योरी क्या कहती है कि जब हम पैदा होते हैं तो नेचुरली हमारे पास कुछ राइट्स होते हैं, वो स्टेट और सोसाइटी से पहले से, है ना, क्योंकि नेचर नहीं वो हमें दिए हैं, नेचर नहीं वो हमें दिए हैं। यहां पे थ्योरी एप्लीकेबल है वर्कमैनशिप की थ्योरी। अभी वर्कमैनशिप की थ्योरी क्या है वो आप लोग देखना। दे आर नॉट गिवन सोसाइटी, जो राइट्स है वो सोसाइटी या स्टेट ने नहीं दिए, बल्कि वो नेचर ने हमें दिए हैं। तो इसीलिए जब नेचर ने हमें वो राइट्स दिए हैं, हम नेचर का पार्ट है, इसीलिए हमारे पास वो राइट्स है। इसीलिए वो राइट्स क्या है? इनएलियनेबल है। इनएलियनेबल का मतलब क्या है कि वो हमसे अलग नहीं किए जा सकते, हमसे अलग नहीं किए जा सकते, इनएलियनेबल है। इन दिस वे ह्यूमन राइट्स आर ग्लोबल और यूनिवर्सल राइट्स। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो नेचुरल राइट्स हैं, वो ग्लोबल है या यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल या ग्लोबल का मतलब क्या होता है कि जो हर जगह पाए जाएंगे, है ना। तो जो ह्यूमन राइट्स है या नेचुरल राइट्स है वो इनएलियनेबल है, हर एक इंसान को देने ही पड़ेंगे, हर एक इंसान उसे डिजर्व करता है, तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं? यूनिवर्सल हो जाते हैं, ग्लोबल हो जाते हैं, है ना। यूनिवर्सल हर जगह वो होंगे ही होंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रिजीम, तो ये तो बात हो गई कि एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट है कि ह्यूमन राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, कितने हैं कितने नहीं हैं, ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या कि ये राइट्स अभी प्रोवाइड कौन करवाएगा हमें? राइट्स तो है हमारे पास, हमारे राइट को प्रोटेक्ट कौन करेगा, हम तक पहुंचाएगा कौन? तो इसीलिए एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रिजीम बनी है जो प्रोवाइड करती है ह्यूमन राइट्स को। रिजीम का मतलब, फिर इस वर्ड में मत फंस जाना, रिजीम का मतलब होता है व्यवस्था, व्यवस्था, ठीक है, सिस्टम या व्यवस्था। ओके, तो एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रिजीम बनी है, तो वो हमें प्रोवाइड करती है। ये रिजीम का मतलब ऐसे नहीं कि जैसे इंडिया में पार्लियामेंट बैठी है तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी पार्लियामेंट बैठी है, एक सिर्फ राइट्स के लिए काम करती है, ऐसा नहीं है। अलग अलग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत सारी अभी तक ट्रीटीज हुई हैं, कन्वेंशंस हुए हैं, बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं यूएन के द्वारा। तो वो सारे रूल्स मिलके, वो सारी ट्रीटीज, वो सारी छोटे मोटे छुटपुट जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं टाइम टू टाइम, मिलके क्या कहलाते हैं? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रिजीम। क्योंकि वो एक सिस्टम बना देते हैं ना कि किस तरीके से आप तक प्रोवाइड करवाए जाएंगे ह्यूमन राइट्स। आपके स्टेट का क्या रोल होगा, दूसरे स्टेट का क्या रोल होगा, आपका खुद का क्या रोल होगा, यूएन का क्या रोल होगा विद रिगार्ड टू आपको ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करना। तो रिजीम कैसे बनती है? ट्रीटीज, रूल्स, कन्वेंशन, ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी चीजों से मिलकर। आई होप पहली स्लाइड आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अभी हमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया, राइट्स किसे कहेंगे। सो अभी रिजीम पे आ जाते हैं, सिस्टम पे आ जाते हैं जो इसे लागू करती है। सो सबसे पहले इस तरीके की अगर कोई ट्रीटी हुई तो वो थी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। किस लेवल पे हुई थी? यूनाइटेड नेशन के लेवल पे ही। तो ये क्या थी? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में। आपने लिखते चले जाना है चीजों को, जो कि अडॉप्ट की गई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। सबसे पहले यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। उसके बाद है आप कह सकते हैं कि इसी में जो कंसेप्ट है ह्यूमन राइट्स का, उसे और अच्छे से डेवलप किया गया, उस कंसेप्ट को और अच्छे से डेवलप किया गया। जो ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन है, ये किस किस राइट को ह्यूमन राइट कहा जाएगा, वो चीज निकल कर आती है यहां पर। इस ट्रीटी के साथ 30 पॉलिटिकल, सिविल, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स को ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किया गया। ठीक है, यहां पे क्या कहा गया कि ये 30 राइट्स है जो कि ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में आते हैं।
तो चाहे आप किसी भी देश के रहने वाले हो, किसी भी स्टेट के हो, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको ये 30 राइट्स होने चाहिए आपके पास, तो ये 30 राइट्स उन्होंने कंसीडर किए, कैसे? ह्यूमन राइट्स के रूप में, और यहीं से ह्यूमन राइट कंसेप्ट बनता है। लेकिन ये जो ट्रीटी थी किसी भी तरीके से इन ह्यूमन राइट्स को लागू करने में असफल रही। असफल क्यों रही? अनसक्सेसफुल क्यों रहती है? क्यों? क्योंकि ये ट्रीटी नॉन बाइंडिंग ट्रीटी थी। ये ट्रीटी ये नहीं कहती थी कि ये 30 राइट्स हैं और हर एक स्टेट को इन्हें लागू करना ही करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करता है तो उसे हम पनिश करेंगे, या बाकी देश उसे क्रिटिसाइज करेंगे, या बाकी देश उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। इस तरीके से ऐसा नहीं था, ठीक है। सिर्फ कंसेप्ट को डेवलप कर पाई और हर एक स्टेट के ऊपर ये डिपेंड करता था कि वो इसे लागू करे या ना करे, तो वॉलंटियल थी ये ट्रीटी। उसके बाद ये चीज निकल कर आई कि यार इसे लीगली बाइंड बनाना चाहिए। कंसेप्ट तो हमने बना दिया, अभी लोगों तक पहुंचे, तो लीगली बाइंडिंग बनाने के लिए 2 और ट्रीटीज हुई बाद में जो लीगली बाइंडिंग थी, ठीक है, जो बाद में ट्रीटीज हुई। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, इसी साल में इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये 2 ट्रीटीज होती हैं जो कि क्या थी? लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज थी। बाइंडिंग ट्रीटी, नॉन बाइंडिंग ट्रीटी का मतलब होता है आपने साइन कर दिया, आप मानो या नहीं मानो उन रूल्स को, ये आपके ऊपर है। लीगली बाइंडिंग ट्रीटी का मतलब होता है कि अगर आपने अभी साइन कर दिया है तो आपको उन रूल्स को मानना पड़ेगा, उस देश को उन रूल्स को मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानता है तो इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी ट्रीटी जुड़ी हुई है या स्टेट्स हैं जो भी उसके साथ, वो आपको पनिश कर सकते हैं, आपके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं। आई होप ये 2 बाइंडिंग ट्रीटीज और एक नॉन बाइंडिंग ट्रीटी जो 30 पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल राइट्स लेके आई ह्यूमन राइट्स के रूप में, आपको क्लियर हुआ होगा। अभी ये जो हमने 3 ट्रीटीज देखी हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 48 नंबर 1, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 62 नंबर 2 1962, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966 नंबर 3। ये जो 3 ट्रीटीज हैं, इन तीनों ट्रीटीज को मिला के क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स किसे कहा जाता है? इन तीनों ट्रीटीज को मिला के इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। तो ये चीज भी आपने लिख लेनी है। उसके बाद और जो ट्रीटीज है, 1979 में एक ट्रीटी आती है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन 1979। इसके बाद एक और ट्रीटी होती है, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट एंड पनिशमेंट 1984। ये दोनों ट्रीटीज बाद में आती हैं। ये भी किसके लिए है? ये भी किसके लिए है? ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सारी ट्रीटीज के नाम आपने लिखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें ही देखो कितने क्वेश्चन जो अभी तक हमने पढ़ा है बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का, अलग अलग ट्रीटीज सीक्वेंस में बताइए। दूसरी चीज निकल सकती है लीगली, आप कह सकते हैं किसी एक ट्रीटी के बारे में, या आप कह सकते हैं कि मैच करने वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि वीमेन के लिए कौन सी थी, टॉर्चर के अगेंस्ट कौन सी थी। इस तरीके से कौन सी ट्रीटी है जो 30 ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज करती है, कौन सी ट्रीटी थी जो लीगली बाइंडिंग थी, जो नॉन बाइंडिंग थी, इस तरीके से। तो और कौन कौन सी ट्रीटीज है जिन्हें मिला के इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स कहा जा सकता है। तो काफी सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, 1-2 स्लाइड से ही। तो इन सभी को आपने लिख लेना है, मिस नहीं करना है। अभी एक स्कॉलर है हमारे पास, करेल वसाक, ठीक है, करेल वसाक का आपने नाम याद रखना है। और इनसे जुड़ा क्वेश्चन एक बार एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है, नाम नहीं लिखा गया था इनका, लेकिन ये कंसेप्ट इनका पूछा जा चुका है। तो नाम नहीं आया, कंसेप्ट आ चुका है। तो अभी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि इनका नाम से भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो करेल वसाक है, वो हमें बताते हैं कि ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये कैसे डेवलप हुए हैं,
ये कैसे डेवलप हुए हैं, जो ह्यूमन राइट्स है किस तरीके से डेवलप हुए हैं। ओके, जो ह्यूमन राइट्स है, और वो बताते हैं हमें कि राइट्स कैसे डेवलप हुए हैं, और वो राइट्स को 3 जनरेशन में कैटेगराइज करते हैं या क्लासिफाई करते हैं, इस पूरे डेवलपमेंट को 3 स्टेजेस में। वो कहते हैं कि 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, मतलब 3 जनरेशन में ये आगे बढ़े हैं। ठीक है, ये देखो पूछा जा चुका है एक बार एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चन आया है। मैं आपको बताऊं कि जो राइट टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है वो किस जनरेशन का राइट है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया है। राइट टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन किस जनरेशन का राइट है, तो ये 3rd जनरेशन का है, ये क्वेश्चन आया है। बाकी की चीजें अभी है जो नहीं पूछी गई इनसे अभी तक, वो देखेंगे। ये लिखते हैं 3 जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन में जो ह्यूमन राइट्स, फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास जो राइट्स मिलते हैं वो है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। वो कहते हैं फर्स्ट जनरेशन में जो राइट्स डेवलप किए गए वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स थे। ठीक है, याद रखिएगा जी। और ये जो फर्स्ट जनरेशन के राइट्स हैं ये 17th सेंचुरी में जो इंग्लिश रेवोल्यूशन होता है 1688 का, 18th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776, 1770, 1789, जो ये रेवोल्यूशंस होते हैं इनके बाद ही हमें ये सिविल राइट्स दिए गए हैं, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिले हैं। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हमें मिले हैं फर्स्ट जनरेशन जो राइट्स हैं। ठीक है, सिविल राइट्स आपको पता ही है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एक्सप्रेशन। पॉलिटिकल राइट्स राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेशन एटसेट्रा। ओके, तो ये आपने याद रखना है। अगली चीज, ऑल दीज राइट्स, ये अभी याद करने वाली तो नहीं, एक समझने वाली चीज है। ये जो कहते हैं कि ये जो सिविल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं, ये लिबर्टी प्रिंसिपल से डिराइव्ड है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी से डिराइव्ड है। इसका क्या मतलब है, तो प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी आपसे ये डिमांड करता है कि क्या क्या करने की आपको फ्रीडम होनी चाहिए। प्रिंसिपल लिबर्टी प्रिंसिपल का ये मतलब होता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या फ्रीडम चाहिए, राइट टू लाइफ चाहिए, अपने हिसाब से जीने की लिबर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी फ्रीडम होनी चाहिए, राइट टू एक्सप्रेशन फ्रीली आप एक्सप्रेस कर सको अपने आप को, ये लिबर्टी प्रिंसिपल है। साथ में एक और चीज जोड़िए, लिबर्टी प्रिंसिपल का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये सोसाइटी के अगेंस्ट होती है, राइट्स को आप कैसे डिमांड करती है सोसाइटी के अगेंस्ट, क्या कि सोसाइटी का हमारे ऊपर कोई डोमिनेशन नहीं होगा, हम सोसाइटी से आप कह सकते फ्री है कुछ भी करने के लिए, जैसे ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चलना जरूरी नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं, हमारे पास फ्री विल है। ओके, और ये राइट्स को इसलिए हम नेगेटिव राइट्स कह सकते हैं, क्योंकि ये राइट नेगेटिव राइट इस तरीके से है क्योंकि ये राइट्स ये डिमांड करते हैं कि सोसाइटी का इंटरफेरेंस ना हो, स्टेट का इंटरफेरेंस ना हो हमारी लाइफ में, इसीलिए इसे लिबर्टी राइट्स कहा गया, सोसाइटी के अगेंस्ट राइट्स कहा गया। ये फर्स्ट जनरेशन राइट्स हैं जो कि 17th सेंचुरी इंग्लिश रेवोल्यूशन, 18th सेंचुरी अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सामने आते हैं, और ये सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं। आई होप आपने 3 पॉइंट्स यहां से नोट डाउन किए होंगे। कारेल वसाक हमें फिर बताते हैं सेकंड जनरेशन राइट्स के बारे में। तो ये सेकंड जनरेशन राइट्स क्या है, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। फर्स्ट जनरेशन कौन से थे, सिविल और पॉलिटिकल, सेकंड जनरेशन राइट है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स। ये कब कंसेप्ट में, ये कब राइट्स में एड अप होते हैं, तो ये होते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब हम एक वेलफेयर स्टेट बना लेते हैं, वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ रहे थे, तो उस वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ते हुए वो वेलफेयर स्टेट हमें ये राइट्स प्रोवाइड करवाता है। ये है ये राइट्स नेगेटिव नहीं थे, पॉजिटिव थे। क्यों, क्योंकि ये पहले वाले राइट्स क्या थे, ये सोसाइटी और स्टेट के अगेंस्ट थे कि स्टेट और सोसाइटी ये चीजें हमारी लाइफ में ना करे।
ये राइट्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि हम यहां पे डिमांड कर रहे हैं कि स्टेट साहब हमारे लिए कुछ करो, सोसाइटी हमारे लिए कुछ करो, हमारा वेलफेयर करो, हमारा कल्याण करो। तो राइट्स यहां पे डिमांड किए गए सोसाइटी से, स्टेट से कि हमारे लिए कुछ करो, ठीक है। और ये इक्वालिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड थे, ये वाले लिबर्टी प्रिंसिपल पर बेस्ड थे, ये इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या, चाहे हम गरीब हैं, रिच हैं, पुअर हैं, रिगार्डलेस ऑफ दिस आपको हमारे लिए कुछ करना चाहिए, स्टेट को हमने कहा। तो इसलिए इक्वालिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, क्योंकि हम इक्वल हैं तो इसलिए आप करो हमारे लिए। आप सिर्फ अमीर या गरीब के लिए नहीं करोगे, या आप किसी के लिए भी नहीं कर रहे तो गलत बात है। हम गरीब है, हमारे लिए तो करो ताकि हम दूसरों को इक्वल हो सके। ये राइट्स थे, राइट टू वेलफेयर, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, एटसेट्रा। सो कार्ल वसाक है, वो हमें थर्ड जनरेशन राइट्स बताते हैं। फिर ये है सोलिडेरिटी और कलेक्टिव राइट्स, है ना, कलेक्टिव राइट्स। कलेक्टिव राइट्स पहले हमने कहा लिबर्टी प्रिंसिपल पर बेस्ड की राइट टू बी लेफ्ट अलोन, नेगेटिव राइट। फिर हमने कहा पॉजिटिव राइट, हम इंसान हैं, इक्वालिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड हमारा वेलफेयर कीजिए। फिर हमने कहा, कार्ल वसाक ने कहा कि फिर हमने कहा कि हमें कलेक्टिव राइट दीजिए, कि कम्युनिटी राइट दीजिए। फिर कम्युनिटी राइट की हमने, सॉलिडेरिटी राइट्स की डिमांड की थर्ड जनरेशन में। ये थे राइट फॉर ग्रुप्स, इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि हमने ग्रुप के लिए राइट मांगे, जो मल्टीकल्चरलिज्म हम पढ़ते हैं, मल्टीकल्चरल राइट्स वो वाले। बेस्ड ऑन वैल्यू फ्रेटर्निटी, है ना, ये अभी याद रखना कि पहले वाला लिबर्टी प्रिंसिपल, दूसरा इक्वालिटी प्रिंसिपल, तीसरा फ्रेटर्निटी प्रिंसिपल पर, ये वैल्यू फ्रेटर्निटी पर, है ना, कि जो भाईचारा है उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है, वो हमारे लिए कितना जरूरी है, सोसाइटी में रहना। मल्टीकल्चरलिज्म आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, मैंने 1 घंटे से ऊपर का सेशन अपलोड किया है यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं। सो वो चीज है ना कि सोसाइटी की हमें कितनी जरूरत है, तो वो उस हिसाब से कि इसलिए हमें एक हमारे ग्रुप को भी राइट होना चाहिए कि वो अपनी वैल्यूज को प्रिजर्व करके रख सके। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, मल्टीकल्चरल वर्ल्ड, ये सारे किसमें ले डाउन है, इसमें थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स, कार्ल वसाक। सो अभी तक हमने कहीं ना कहीं अच्छे से ये समझ लिया है कि ह्यूमन राइट्स क्या है, कंसेप्ट हमने अच्छे से समझ लिया, बिल ऑफ राइट्स को हमने देख लिया, कुछ कोवेनेंट भी हमने देख लिए, कुछ ट्रीटीज भी हमने देख ली। तो अभी हम आप देखते हैं, अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या किया गया है। तो जो रिजीम है उसे अच्छे से समझते हैं, रिजीम को अच्छे से समझते हैं। कुछ हमने ट्रीटीज पहले देखी, वो ट्रीटीज इन्हें लागू करने से ज्यादा इनको आप कैसे नॉन बाइंडिंग थी, और उनकी ज्यादा आप कह सकते हैं कि वैल्यू थी या काम था कि उन्होंने इसे डिफाइन किया कि क्या है ह्यूमन राइट्स, है ना। और स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, पहले हमें डिफाइन करना जरूरी है, अभी इंप्लीमेंट करना शुरू कर रहे हैं हम। तो टिल 1960s यूएन कंसंट्रेटेड, जो यूएन था वो कंसंट्रेट था, कंसर्न्ड था सिर्फ ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स और ट्रीटीज करने में, ठीक है, कि ह्यूमन राइट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ट्रीटीज करने में कंसर्न्ड था यूएन 1960s तक। 1993 में, ठीक है, वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, जो फ्रेडरिक वॉन हाइक हैं वो भी वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। 1993 में वियना में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स होती है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स होती है 1993 में, और यहां पे बात की जाती है और यहां पे एस्टेब्लिश किया जाता है उसके बाद हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है, एक हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का पद क्रिएट किया जाए, बनाया जाए, पोजीशन बनाई जाए, जो कि क्या करेगी कि अगर कहीं भी इस तरीके का वायलेशन होता है तो वो उसे एड्रेस करे, तो वो उसे एड्रेस करे, है ना, ताकि लोगों तक बात पहुंच सके और उसके लिए कुछ किया जा सके। तो याद रखिएगा, ये अभी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके का। तो ये है मिस्टर जोजा आयला लासो, ये पहले कमिश्नर थे, मिस्टर जोजा आयला लासो, ठीक है।
पहले कमिश्नर थे। और कमिश्नर की यहाँ पे पावर्स क्या थी, तो कमिश्नर को ये पावर नहीं दी गई कि आप जाके कुछ भी डिसीजन लो, ऐसा नहीं था। कमिश्नर का काम इतना था कि कहीं पे वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का किसी भी देश में, किसी भी कोने में, तो वो क्या करेगा, उसे हाईलाइट करेगा, तो वो लोगों तक वो बात पहुंचाएगा। प्रेसिडेंट वाला काम, रबर स्टैम्प वाला काम, कि सभी देशों तक, इंटरनेशनल मीडिया तक, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बात रखे कि वहां पे ऐसा कुछ हो रहा है और उस स्टेट को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए कुछ कर नहीं सकता था ये, इसकी पावर्स लिमिटेड थी। 1993 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स, हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स अपॉइंट किया गया। मिस्टर जोजा आयला लासो पहले कमिश्नर थे और ये उसकी पावर्स बहुत लिमिटेड थी। आई होप आपने ये 2-3 चीजें लिखी होंगी रिजीम में जो हमें ऐड करनी है। इसके बाद है जी 2006 में ये जो कमिश्नर था इसे हटा करके इसे रिप्लेस कर दिया जाता है, इस पोजीशन को हटा दिया जाता है। इसकी जगह पे ह्यूमन राइट काउंसिल एस्टेब्लिश की जाती है जिसके 47 मेंबर्स थे। पावर्स इसकी भी वही थी, कुछ खास पावर्स में इजाफा या इंक्रीज नहीं हुआ था। 2006 में क्या किया गया, ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाई गई जिसमें 47 मेंबर्स थे। ये एक मेंबर कमिश्नर था, इसे हटा दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया 2006 में। उसके बाद क्या है, यहां पे आप लोग देखो तो यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएन के लेवल के ऊपर जितनी चीजें हमने की है ह्यूमन राइट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सभी आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छे से काम नहीं करती हैं। आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाई है, ठीक है, नहीं कर पाई है। ऑन द अदर हैंड कहां पे ऐसी चीज हुई है कि ह्यूमन राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर पाए हैं या इंटरनेशनल रिजीम काम कर पाई है, तो वो है जी यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1950। तो यूरोप में जो यूरोपियन स्टेट्स हैं उन्होंने एक कन्वेंशन किया, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1950 में। ये सिर्फ यूरोपियन स्टेट्स तक सीमित है ये कन्वेंशन, ठीक है, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1950 में। और बाद में यूरोपियन कोर्ट को भी एस्टेब्लिश किया गया ह्यूमन राइट्स के लिए, जो कि है स्ट्रेसबर्ग फ्रांस में, ठीक है। इसको यहां पे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सका है आप कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट को या ह्यूमन राइट्स को। तो वहां पे अगर यूरोपियन स्टेट में कोई भी ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है तो उस स्टेट के अगेंस्ट, एजेंसी के अगेंस्ट यहां पे आप कह सकते हैं कि उसके खिलाफ ट्रायल चलाया जा सकता है, ट्रायल किया जा सकता है उसे यूरोपियन कोर्ट में, ठीक है। तो यहां पे इफेक्टिवली उसे इंप्लीमेंट किया गया है, ओके। लेकिन ये किसके लिए है, सिर्फ यूरोपियन सिटीजन्स और यूरोप तक सीमित है, ओके। तो कोड को बनाया गया है 59 में, ओके। सो ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात की जाए तो लगातार आपको पता है कि ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो इसका कंसेप्ट अभी आगे आएगा ही डिटेल में, और ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको पता ही है कि अभी जो यूएस है वो चाहता है अपनी हेजेमनी को एस्टेब्लिश करना। तो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है कोई देश, कोई अरब देश ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है, कोई एशियन स्टेट ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है, कोई अफ्रीकन स्टेट ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है। इस चीज को हाईलाइट करके यूएस क्या करता है, उस स्टेट में इंटरवीन करता है और आप कह सकते हैं कि उसको फिर अपने अंडर कर लेता है, मतलब ऐसी चीजें कही जाती है ना। तो ये भी अभी मैं आपको ये बता नहीं रहा, अनफोल्ड नहीं कर रहा, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन में ये चीज अनफोल्ड होगी। एक और स्कॉलर हैं जी थॉमस पोग, इनका नाम आपको याद रखना है, थॉमस पोग। ये डिफाइन करते हैं और ये कहते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स हैं ये यूनिवर्सल राइट्स हैं। ह्यूमन राइट्स को यूनिवर्सल राइट किसने कहा, थॉमस पोग ने कहा, थॉमस पोग ने कहा। यूनिवर्सल राइट क्यों कहा थॉमस पोग ने, ह्यूमन राइट्स को यूनिवर्सल राइट क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि 3 एलिमेंट्स हैं
तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं कॉस्मोपोलिटनिज्म के, है ना, जिसे ये फुलफिल करते हैं, इसीलिए ये यूनिवर्सल है। तीन एलिमेंट्स कौन से हैं? पहला तो है इंडिविजुअलिज्म, कि ह्यूमन राइट्स इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ है, इंडिविजुअल के राइट की बात करता है। बिल्कुल सही, हमने पहले पढ़ा ना, राइट टू लिबर्टी, मतलब लिबर्टी प्रिंसिपल पर ये बेस्ड थे पहले, तो ठीक है। इंडिविजुअल की बात तो करता ही है, इंडिविजुअल की डिग्निटी की बात करता है, बीइंग अ ह्यूमन आपके पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसकी बात करता है, ठीक है, करता है इंडिविजुअलिज्म। यूनिवर्सैलिटी की बात करता है, जब ये बात करता है ऑल आर इक्वली वैल्यूएबल, तो ये यूनिवर्सैलिटी की बात करता है। जनरलिटी की बात करता है, ये बात करता है, जनरलिटी का मतलब क्या है कि यहां पे जो राइट्स हैं और मेन कंसर्न है वो क्या है, वो स्टेट है नहीं। हम कहते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ स्टेट, रिगार्डलेस ऑफ योर रेस, आप एंटाइटल्ड हैं कुछ राइट्स के लिए। तो यहां पे नेशंस को मेन एक्टर नहीं माना गया। एक चीज बहुत आगे इंपॉर्टेंट आएगी आगे निकलकर, कि एक स्टेट की सोवरेनिटी भी आपके ह्यूमन राइट से कम इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपकी सोवरेनिटी को हम इग्नोर करते हुए, एग्जाम्पल है ये, पाकिस्तान की सोवरेनिटी को इग्नोर करते हुए हम पाकिस्तान में जाएंगे इंडियन, और वहां के लोगों के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो सोवरेनिटी भी एक छोटी चीज है, तो नेशंस को भी हमने ऑब्जेक्ट नहीं माना। मेन ऑब्जेक्ट या सेंटर क्या है? ह्यूमन है। यह है जनरलिटी, यूनिवर्सलिटी, इंडिविजुअलिज्म। तीन कॉस्मोपॉलिटनिज्म के प्रिंसिपल्स को, एलिमेंट्स को ये जस्टिफाई करता है, इसीलिए ये यूनिवर्सल राइट्स हैं। ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल राइट्स हैं, ये कहा थॉमस पोग ने। इसे आपने भूलना नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात कर ली हमने कि यूनिवर्सल है ये राइट्स, थॉमस पोग ने क्या कह दिया? यूनिवर्सल है ये राइट्स। यूनिवर्सलिज्म की बात कर दी उन्होंने, सारी जगह पे लागू करो, सारी जगह पे ह्यूमन बीइंग एक जैसे हैं, सारी जगह पे सोसाइटी एक जैसी है, सभी लोगों की जरूरतें एक जैसी है, सभी है तो ह्यूमन ही ना, चाहे काले हो गोरे हो, क्या दिक्कत है? इस चीज के ऊपर एक और थ्योरी सामने आती है, वो है रिलेटिविज्म की थ्योरी। रिलेटिविज्म की थ्योरी इस चीज को क्रिटिसाइज करती है जी पूरी तरीके से। तो कुछ थर्ड वर्ल्ड स्कॉलर्स आते हैं सामने, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, एशिया के, वो इस अप्रोच को, यूनिवर्सल अप्रोच को क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट है, वेरी कंसेप्ट इज यूरोपियन आइडिया, ये यूरोपियन आइडिया है। आगे जाके ये चीज और अच्छे से क्लियर होगी, देखना। तो ये यूरोपियन आइडिया है ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट, और इसे वो कल्चरल इंपीरियलिज्म कहते हैं, प्रैक्टिस ऑफ कल्चरल इंपीरियलिज्म। वो कहते हैं कि यूरोप चाहता है कि जो कुछ राइट्स उन्होंने रिकॉग्नाइज किए हैं एज ह्यूमन राइट्स, जो वेस्ट ने कुछ राइट्स रिकॉग्नाइज किए हैं एज ह्यूमन राइट्स, वो चाहते हैं कि हम भी उन्हें लागू करें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और ये कल्चरल इंपीरियलिज्म है। दोबारा रिवाइज करेंगे, जो कुछ राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स उन्होंने रिकॉग्नाइज किए हैं, हो सकता है कि ये ह्यूमन राइट्स उन सोसाइटी के, उस कल्चर के, उस सोसाइटी के, उस कल्चर के उन लोगों के अकॉर्डिंग, उन लोगों के ह्यूमन राइट्स हों, उनके अकॉर्डिंग सही हों, लेकिन हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। तो अगर, तो जब वो इन 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 राइट्स को, जो कि यूरोपियन राइट्स हैं, उनके सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही थे, उन्हें वो सही मानते हुए सारे ह्यूमन रेस के ऊपर लागू करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने कल्चर को यहां पे थोप रहे हैं। ये कल्चरल इंपीरियलिज्म है। हमें यहां पे लगता है कि वो तो ह्यूमन राइट की ही बात कर रहे थे, इसमें दिक्कत क्या थी? आगे ये चीज निकल कर आएगी। छोटी सी चीज है, हम हमेशा
ये याद रखना, हम हमेशा राइट्स से ज्यादा ड्यूटीज को प्रेफर करते हैं, या ड्यूटीज को पहले सोचते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए। ये ऐसी चीज हमारी अप्रोच होती है कि हमारी क्या ड्यूटी बनती है। ये हमारी, आप कह सकते हैं, संस्कृति है, कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर है, पहले राइट्स की बात करता है, बाद में ड्यूटी की बात करता है। तो वहां पे राइट्स को आप कह सकते हैं ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, हमारे यहाँ पे ड्यूटीज को। तो यहां पे इसीलिए आप कह सकते हैं राइट्स में कॉन्ट्राडिक्शन होता है। अभी ऐसे और एग्जांपल आएंगे। ह्यूमन राइट्स रिप्रेजेंट्स यूरोसेंट्रिज्म, ठीक है, यूरोसेंट्रिज्म एक और कंसेप्ट याद रखिएगा, यूरोसेंट्रिज्म। यूरोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि जो यूरोपियन वैल्यूज है उसे इंप्लीमेंट करना, यूरोपियन कल्चर को इंप्लीमेंट करना सभी कल्चर्स के ऊपर, इसे यूरोसेंट्रिज्म कहते हैं। और हर एक थ्योरी को यूरोपियन कल्चर के अकॉर्डिंग बना के सारे वर्ल्ड के ऊपर यूनिवर्सल थ्योरी बना के उसे इंप्लीमेंट करना। एडवर्ड सैड है, उनकी बुक है ओरिएंटलिज्म। ये बुक यूरोसेंट्रलिज्म को क्रिटिसाइज करते हुए ही लिखी गई है कि कैसे यूरोप यूरोसेंट्रिज्म के साथ कल्चरल इंपीरियलिज्म को प्रैक्टिस करता है। एडवर्ड सैड की बुक, एक चीज यूरोसेंट्रिज्म, दूसरी चीज कल्चरल इंपीरियलिज्म, तीसरी चीज रिलेटिविज्म, चौथी चीज यूनिवर्सलिज्म का क्रिटिसिज्म, पांचवी चीज। 5 पॉइंट्स यहां से आपने लिखे होंगे, आई होप। बात यहीं खत्म नहीं होती, रिलेटिविज्म के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो ये कहा जाता है, और आपका ये भी डाउट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ह्यूमन राइट्स तो उनके बेटरमेंट के लिए है, थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज के लिए, तो इसे क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो कहा जाता है रिलेटिविज्म के अकॉर्डिंग, ईच स्टेट या सोसाइटी के अपने कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, अपना एक एवोल्यूशन है, कुछ सिचुएशंस है जो कि करंट टाइम में होंगी, प्रेजेंट टाइम में होंगी, वो डिफरेंट होगी। एशियन कल्चर अलग है, इंडियन कल्चर अलग है, चाइनीज कल्चर अलग है, उनका एवोल्यूशन अलग है, आज उनका अलग है, कल उनका अलग था। देयर वैल्यूज आर डिफरेंट, और उनकी वैल्यूज अलग है। और उनकी वैल्यूज, चाहे वो ABC वैल्यू है, चाहे XYZ वैल्यू है, उनके लिए वो बेस्ट है, उनके लोगों के लिए, क्योंकि वो उनके द्वारा बनाई गई है और उनके सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग वो काम करती हैं। वहां पे उस कल्चर में वही वैल्यू सही है। इसीलिए हर एक सोसाइटी के लिए राइट्स डिफरेंट होते हैं। थोड़ा सा कंजर्वेटिव आइडिया भी लगता है, लेकिन समझने की कोशिश करनी है। क्या कहा जा रहा है, हर एक सोसाइटी अलग तरीके से डेवलप्ड है, और हर एक सोसाइटी अपने लोगों को कुछ अलग राइट्स देती है ताकि वो सोसाइटी बनी रह सके। इस तरीके से अगर सोसाइटी इस दिशा में चल रही है, ब्लू कलर की है, और हमने यूरोपियन राइट्स उसे दे दिए जो कि इस तरीके से आते हैं, तो ये जो कल्चर है ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो इसे प्रिजर्व करने के लिए जरूरी है ये कल्चर अपने लोगों को जो राइट्स देता है वही राइट्स इन लोगों को दिए जाएं। दूसरी सोसाइटी के लोगों को जो राइट दिए जाते हैं वो इन्हें ना दिए जाए। हो सकता है कि वो उस सोसाइटी के लिए ठीक हो, लेकिन इस सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव आइडिया लगता है, लेकिन इस तरीके से ये काम करता है, क्योंकि इसके लिए यही बेस्ट है। ह्यूमन राइट्स वैल्यूज आर डेवलप्ड बाय यूरोप। तो ये कहते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट जो आप देख रहे हो वो यूरोप के द्वारा डेवलप किया गया है, एशियन कंट्रीज में नहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता, क्योंकि एशियन कल्चर हिस्ट्री डिफरेंट है यूरोप से। जो एशियन कल्चर हिस्ट्री है, वैल्यूज है, वो बात करती है सोशल हार्मनी की। एशियन कल्चर किसकी बात करता है, सोशल हार्मनी की। वहीं पे वेस्ट किस चीज को अच्छा मानता है, राइट टू बी लेफ्ट अलोन, कि हमें अकेले रहना है। बताओ, दोनों की कल्चरल वैल्यू अलग है तो दोनों के राइट्स कैसे एक जैसे हो सकते हैं। रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, हम अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। हम तो अपने राजा राम को, हमारे राजा राम थे, उनकी फोटो आज भी घर में लगा रखी है, लेकिन वो चाहते हैं कि राजा राम की पावर्स कम से कम हो। उनके जो भी राजा थे, 1688 ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इस तरीके की बात है। हमने तो उन्हें भगवान बनाया अपने राजाओं को, वो भगवान नहीं बल्कि उनकी पावर्स कम से कम करते हैं।
बिलीफ इन फैमिली, हम फैमिली लाइफ में बिलीव करते हैं, वो आप कह सकते हैं सोलिटरी लाइफ में, या आप कह सकते हैं कि अकेले अपना जीवन जीना ज्यादा अच्छा समझते हैं। एम्फेसिस ऑन ड्यूटीज, हम एम्फेसाइज करते हैं ड्यूटीज को, वो राइट्स को एम्फेसाइज ज्यादा करते हैं। एम्फेसिस ऑन कम्युनिटी ओवर इंडिविजुअलिज्म, वो इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, हम कम्युनिटी की बात करते हैं, है ना, कि हम बात करते हैं कि हाँ जी हमें समाज, हम बात करते हैं समाज क्या कहेगा, वो बात करते हैं कि हम क्या कहेंगे। तो दोनों की वैल्यूज अलग है, इसलिए राइट्स भी अलग होंगे। अभी ये जो एशियन कल्चर है, एशियन कल्चर की आप कह सकते हैं कि वैल्यूज क्या क्या है, इसे हाईलाइट करने के लिए कि एशियन कल्चर की अलग वैल्यूज हैं। बैंकॉक डिक्लेरेशन होता है 1993, याद रखिएगा, बैंकॉक डिक्लेरेशन 1993 लिखा हुआ हो, साथ में एशियन वैल्यूज ऐसे करके आपने मैच करना है। इसके अलावा जो आप कह सकते हैं कि इस्लामिक वैल्यूज है, उन्हें हाईलाइट करने के लिए कायरो डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम 1990 में होता है। ये हमें बताता है कि जो ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट है ये पूरी तरीके से इस्लामिक वैल्यूज के अगेंस्ट है। कायरो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम 1990 में होता है, और कायरो कहां पे है, ये इजिप्ट में है। अभी हम बात करेंगे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के बारे में, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की आप कब इंटरवीन कर सकते हो दूसरे स्टेट में। सो humanitarian intervention, a state can interfere into other states internal affairs if human rights are being violated। इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल ले लेंगे, ईस्ट पाकिस्तान का, अगर दूसरे स्टेट में कोई ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है तो हम वहां पे इंटरफेयर कर सकते हैं जाकर के, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंटरवेंशन, इस तरीके का इंटरवेंशन है वहां पे लोगों को बचाने के लिए, और हम इसे फोर्सफुली इंटरवीन कर सकते हैं, हमारी मिलिट्री वहां पे भेज सकते हैं उन लोगों को बचाने के लिए, इसे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कहा जाएगा। और 1990s का पीरियड था जिसे गोल्डन इरा कहा जाता है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का। ये अभी याद रखना, गोल्डन पीरियड किसे कहा जाता है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे इंटरवेंशन हुए, ठीक है। इंसिडेंट्स हुए सोमालिया, हैती, रवांडा, बोस्निया, कोसोवो, इन सारे स्टेट्स में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन बहुत किए गए यूएस के द्वारा और बाकी देशों के द्वारा ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए। थॉमस वेस है एक स्कॉलर, वो इसी चीज के बारे में लिखते हैं, सारी अफ्रीकन कंट्रीज इसी चीज के बारे में लिखते हैं। द नोशन डेट ह्यूमन बीइंग मैटर मोर, वो कहते हैं कि 1990s ऐसा पीरियड था जहां पे ह्यूमन राइट्स को हम ज्यादा, ह्यूमन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे इन कंपैरिजन टू स्टेट, और हम सीधा जाके सोवरेनिटी को वायलेट करते थे ह्यूमन राइट को बचाने के लिए। द नोशन डेट ह्यूमन बीइंग मैटर मोर देन सोवरेनिटी रेडिएटेड ब्राइटिंगली अक्रॉस इंटरनेशनल पॉलिटिकल होराइजन, कब, 1990s में। ये कोटेशन याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई एक भी चीज अगर आप छोड़ देते हो पॉइंट, तो ये माना करो वो टॉपिक जीरो हो गया आपका, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या क्या करोगे, ठीक है। तो अगर आपने ये एक पॉइंट भी मिस कर दिया, आपने कहा कि ये मन सा नहीं कर रहा, इसे रहने देते हैं याद करना, तो ये मान के चलो ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट आपका जीरो है, इसलिए एक भी नहीं छोड़ना है। सो 1990s में ही इतने सारे इंटरवेंशन क्यों हो रहे थे, उस दौर में ऐसा क्या हो गया था, क्या हो रहा था। तो पहली बात तो इन स्टेट्स में सिविल वॉर्स बहुत सारा हो रहा था, जेनोसाइड, नरसंहार, लोगों को मारा जा रहा था, डिक्टेटरशिप आ रही थी, ठीक है। और क्या, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सारी चीजें पहले भी होती थी, लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ कि आप कह सकते हैं CNN इफेक्ट, ये भी एग्जामिनेशन में एक बार कंसेप्ट पूछ लिया गया है कि CNN इफेक्ट क्या है। तो CNN इफेक्ट क्या, CNN आपको पता है कि एक ग्लोबल मीडिया एजेंसी है, एक CNN आपने नाम भी सुना होगा। तो वो CNN क्या कर रहा था इस टाइम पे, पूरे वर्ल्ड में जो ऐसे जेनोसाइड, नरसंहार, सिविल वॉर्स हो रहे थे, उन्हें क्या कर रहा था, लाइव मीडिया कवरेज दे रहा था।
और पूरे वर्ल्ड तक पहुंचा रहा था उसे, यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंचा। तो जब यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचा तो सिटीजन्स ने क्या किया, प्रेशराइज किया अपनी गवर्नमेंट को कि यार वो भी तो लोग हैं, जाके उन्हें बचाइए। फिर क्या हो गया, अगर वो काले हैं या हमारे देश के नहीं है तो इंसान ही ना। तो ऐसे में क्या होता है, सरकारों के खिलाफ प्रेशर बढ़ता है और सरकारें इसके अगेंस्ट एक्शन लेती है, ठीक है, और क्या करती है, इंटरफेयर करती है उन स्टेट्स में जाके लोगों को बचाने के लिए। तो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन होता है। तो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को जस्टिफाई कैसे किया जाता है कि ये ठीक है, आपने तो सोवरेनिटी ब्रेक कर दी ना उनकी सोवरेनिटी थी कि हमारे इलाके में नहीं आओगे, ये तो उनका इलाका है, वो जो मर्जी करे, उनका घर है, उनका स्टेट है, आप उसके ऊपर मिलिट्री लेके चढ़ रहे हो, उनके राजा को मार दे रहे हो, गवर्नमेंट को हटा दे रहे हो, ये कहां का जस्टिफिकेशन हुआ। तो वो कहा जाता है, तो एक रिपोर्ट बनाई जाती है इसी के ऊपर, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इंटरवेंशन एंड स्टेट सोवरेनिटी, ICISS, एक कमेटी सेटअप की जाती है साल 2000 में कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और इसकी रिपोर्ट आती है, ठीक है, और रिपोर्ट में ये फाइंड करना था कि आप कह सकते हैं कि कब एक स्टेट इंटरवीन कर सकता है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे इंटरवेंशन हुए, क्यों हुए हमें पता चल गया, CNN इफेक्ट की वजह से, सिविल वॉर्स बढ़ रही थी। तो अभी कहा गया कि ये तो हर एक ही दूसरे देश में जाकर के बैठ जाते हैं मिलिट्री फोर्स लेकर के अपनी, तो जस्टिफाई कब किया जाए कि ये ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है, ये कि अपनी मर्जी से घुसे पड़े हैं। तो यही चीज को जस्टिफाई करने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इंटरवेंशन एंड स्टेट सोवरेनिटी, ICISS, 2000 में, ये बताने के लिए कि कब इंटरफेरेंस किया जा सकता है। तो ये रिपोर्ट आती है 2001 में, और ये बताती है, ये कंसेप्ट देती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, और ये बताती है दो कंडीशंस हैं जब एक स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, दो में से एक। तो वो दो कंडीशन क्या थी, लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ, या ये हो कि स्टेट में गवर्नमेंट की वजह से या किसी ग्रुप की वजह से हजारों लाखों लोगों को मार दिया जाए, लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ, तो आप इंटरफेयर कर सकते हो। दूसरी कंडीशन थी लार्ज स्केल एथनिक क्लेंजिंग, तो एक एथनिसिटी, एक ग्रुप दूसरे स्टेट के दूसरे ग्रुप को मार रहा है, तो आप पहुंच सकते हो। हिंदू मुस्लिम्स को मार रहे हैं, मुस्लिम हिंदूज को मार रहे हैं, तो आप जा सकते हो, इंटरफेयर कर सकते हो। और स्टेट की गवर्नमेंट वहां पे नहीं कुछ कर पा रही, तो दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, R2P से कहा जाता है, बनती है, जाके इंटरफेयर कीजिए। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे यहां तक। अभी सोवरेनिटी और इंटरवेंशन को थोड़ा जोड़ के देखते हैं। तो कोफी अन्ना, जो कि आपको पता है, इनका एक और कोटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम विदाउट बॉर्डर्स, अगर मैं सही हूं, प्रॉब्लम विदाउट बॉर्डर है, या ऐसे करके कुछ इन्होंने कहा है, प्रॉब्लम विदाउट बॉर्डर्स, ऐसे करके कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है वो सभी की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम विदाउट बॉर्डर्स, ये फ्रेज इनका बहुत ज्यादा मशहूर है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो कोफी एनन, जो कि आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेक्रेटरी थे, है ना, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी थे, तो वो आप कह सकते हैं कंसेप्ट देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सोवरेनिटी का, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है जी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोवरेनिटी का। वो कहते हैं कि सोवरेनिटी क्या है, तो वो कहते हैं कि पहली बात तो ये बात कीजिए कि सोवरेनिटी किसके पास होती है। तो सोवरेनिटी होती है जी आम लोगों के पास, आम लोगों के पास सोवरेनिटी रिसाइड्स विद पीपल। गवर्नमेंट के पास थोड़ी सोवरेनिटी होती है, लोगों के पास सोवरेनिटी होती है। अच्छा ठीक है, तो सोवरेनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सोवरेनिटी क्या है, तो अभी सोवरेनिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोवरेनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को प्रोटेक्ट करे, और हमने अपनी सोवरेनिटी दे दी है अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोवरेनिटी नहीं, आप क्या कहते, परफॉर्म कर पा रही। तो ऐसे में पहली बात ये देखिए, सोवरेनिटी हमने गवर्नमेंट को क्यों दी थी, ताकि हमें प्रोटेक्ट कर सके, हमें प्रोटेक्ट कर सके, इसीलिए हमने अपने हाथ से सोवरेनिटी निकाल करके गवर्नमेंट को पकड़ा दी।
लेकिन गवर्नमेंट ऐसे एक्शन परफॉर्म ही नहीं कर रही है, पॉलिसी नहीं बना रही है, या हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ये राइट खो देती है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करे, हमारी सोवरेनिटी को यूज करे। कोफी एनन ये कह रहे हैं सब कुछ यूज करे। तो ये हमारी सोवरेनिटी है, हमने अपने स्टेट की सोवरेनिटी इस गवर्नमेंट को पकड़ाई थी, लेकिन ये हमें नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही। तो हम क्या कहते हैं, आपसे सोवरेनिटी हम वापस लेके क्या करते हैं, दूसरे स्टेट को पकड़ा दे रहे हैं अपनी सोवरेनिटी। स्टेट इसलिए दूसरा स्टेट इंटरवीन कर सकता है क्योंकि वहां पे जिसे हमने सोवरेनिटी दी थी वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए सोवरेनिटी हम वापस ले रहे हैं और दूसरा स्टेट यहां पे आकर के हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। क्योंकि सोवरेनिटी का मतलब ये नहीं कि स्टेट को प्रोटेक्ट किया जाए, एक टेरिटरी को प्रोटेक्ट किया जाए, बल्कि सोवरेनिटी का मतलब यह है कि लोगों की प्रोटेक्शन बनी रह सके। तो इसीलिए लोग ज्यादा जरूरी है, सिटीजन ज्यादा जरूरी है, कंट्री की बाउंड्री ज्यादा जरूरी नहीं है, कंट्री का स्ट्रक्चर ज्यादा जरूरी नहीं है। तो कोई भी स्टेट आके आपके अंदर इंटरवीन कर सकता है आपकी सोवरेनिटी को वायलेट करता हुआ, अगर वो आपकी ह्यूमन राइट्स को बचाना चाहता है। तो वहां पे सोवरेनिटी से भी ज्यादा जरूरी क्या हो गया, ह्यूमन राइट्स हो जाते हैं। तो इसलिए सोवरेनिटी भी नहीं, मोर वैल्यूएबल नहीं है राइट्स के कंपैरिजन में। तो हम अपने स्टेट की गवर्नमेंट को जो हमने सोवरेनिटी दी है उससे वापस लेके दूसरे स्टेट को कह सकते हैं कि यहां पे आके इंटरफेयर करो, अगर हमारे स्टेट की सोवरेनिटी, हमारे स्टेट की गवर्नमेंट जिसे हमने सोवरेनिटी दी थी हमारी हेल्प नहीं कर रही है। तो ये एक नया कंसेप्ट जुड़ा जी सोवरेनिटी में, याद रखिएगा। चलिए, तो ये इतना ही था जी।